पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल लाइव सिटीज पर जो स्टोरी चली उसकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। और जब भी शिल्पी गौतम केस से जुड़ा कोई जिक्र होता है किसी भी चैनल पर, तो सोर्स में सबसे प्राइमरी सोर्स ज्ञानेश्वर सर को माना जाता है, जो उस समय बहुत गहराई से क्राइम से जुड़े केसेस की तफ्तीश कर रहे थे, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे और अखबारों में उन्हें छापा जा रहा था। सौभाग्य से लाइव सिटीज में हमारे साथ ज्ञानेश्वर सर है। और कल के उस वीडियो के बाद जब कई सारी सवाल उठे, कई सारी चर्चाएं बाजार में चलने लगी, तो सर ने अपनी डायरी को और खंगाला है, उस लाइव डायरी के और पन्नों को पलटा है। और आप देख सकते हैं कि हाथों में कुछ नए दस्तावेज हैं, कुछ नई बातें हैं। तो इस चर्चा को शुरू करते हैं और सर से जानते हैं कि सर, आज इस डायरी से आप क्या निकाल कर लाए हैं। अक्षय जी, आपको पता ही है कि कल क्या हुआ। हाँ। और किस तरीके से राकेश कुमार का नाम आया और हाँ। कहा गया कि सम्राट चौधरी है, कि उनका भी ब्लड सैंपल्स लिया गया था और शिल्पी गौतम कांड में वह भी सीबीआई जांच की जद में आ गए थे जी। तो वह तो हमने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वह सम्राट चौधरी नहीं थे, वह राकेश कुमार मस्करा थे। देखिए, हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे नाम का खुलासा करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको यह बात समझ में आएगी कि शिल्पी गौतम कांड में जब सीबीआई जांच शुरू हुई तो शक का दायरा कहां तक पहुंच गया। रिश्ते तार तार हो गए। जिनका नाम अब तक लोगों ने नहीं जाना है, वह जानकारी आज हम देंगे कि और वह रिश्ते में क्या थे यह भी बताएंगे कि वहां तक बात पहुंच गई थी इस हाई प्रोफाइल केस के बारे में। देखिए, हमने कल भी कहा था कि कुछ कारण ऐसे थे जिसके कारण हमने शिल्पी गौतम कांड की तब के ज़माने में आज अखबार के लिए बहुत रिपोर्टिंग नहीं की थी, लेकिन हमने सब कुछ लाल डायरी में इकट्ठा करके रखा था। हाँ। और आज 26 साल के बाद यह चर्चा फिर से उठ खड़ी हुई है। हम ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। देखिए, हम दस्तावेज की बात करते हैं। हाँ। और आपको पता है कि सीबीआई देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है जी। उसने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी। हाँ। और इस केस के आईओ कौन थे? देखिए, मेरे पास केस की क्लोजर रिपोर्ट है। अच्छा। हम अपनी लाल डायरी के पन्ने से, और इसे सीबीआई ने जांचा था। सीबीआई के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीएल मीना उनका नाम था, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। अच्छा। और उन्होंने ही क्लोजर रिपोर्ट लगाई। और यह क्लोजर रिपोर्ट जब लगाई गई तो कई तथ्यों का खुलासा हुआ। यह गोपनीय दस्तावेज है जो हमारे पास उपलब्ध है। तो 2003 में, और आपको हम यह भी देखिए यही स्पष्ट कर देते हैं कि 2003 में केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की सरकार थी। हाँ। और बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। जांच के घेरे में साधु यादव आए थे, जिन्होंने ब्लड सैंपल नहीं दिया। और फिर क्लोजर रिपोर्ट लग गई। क्लोजर रिपोर्ट का मायने क्या होता है, पहले इसको समझिए। जब किसी क्राइम को एनालाइज करते हैं, यह आपको पता है कि 2 जुलाई 1999 को शिल्पी और गौतम एक साथ गायब हुए। हाँ। और 3 जुलाई 1999 को इनकी डेड बॉडी मिलती है। हाँ। इनकी डेड बॉडी मिलती है शाम के वक्त, दोपहर के बाद। तो जब यह 2 जुलाई को गायब हुए और 3 जुलाई को डेड बॉडी मिली, तो सबसे पहला सवाल यह है कि यह मृत कब हुए। हाँ। हम यह नहीं कह रहे हैं हत्या हुई, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सुसाइड। देखिए, सीबीआई ने माना है कि सुसाइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की संभावनाओं से इनकार नहीं किया गया, लेकिन अल्युमिनियम फॉस्फाइड को कारण माना गया। ठीक है ना, कि यह आत्महत्या इस वजह से। लेकिन जब मौत का समय निकाला गया तो 3 जुलाई 1999 को डेड बॉडी मिली थी और 2 जुलाई को गायब हुए थे। तो माना यह गया कि 9:35 में 3 जुलाई 1999 को 9:35 में रात को पोस्टमार्टम किया गया था। अच्छा। पीएमसीएच में। है। तो जितने पोस्टमार्टम एक्सपर्ट थे या फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, केवल पीएमसीएच की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम क्लोजर रिपोर्ट लेकर बैठे हैं। पीएमसीएच के अरविंद कुमार सिंह,
और देखिए दिल्ली के एम्स की जब सीबीआई ने जांच की तो दिल्ली के एम्स के बड़े ही प्रसिद्ध फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे टीडी डोगरा, उन्होंने इसे जांचा और इसके बाद सफदरगंज अस्पताल के देश के प्रसिद्ध फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिनका नाम था अलेक्जेंडर खाका, उन्होंने तो कई डॉक्टरों की टीम ने, कई अस्पतालों की टीम ने, अरविंद कुमार सिंह, अलेक्जेंडर खाका, अभिजीत रुद्र, संजीव लालवानी, डीएन भारद्वाज, अनुपमा रैना और टीडी डोगरा, तो मृत्यु का समय निकाला गया कि यह पोस्टमार्टम से 22 घंटे पहले, ठीक है ना। तो रात के करीब मतलब 2 जुलाई 1999 की रात को ही शिल्पी और गौतम दोनों मर गए और यह समय रात के 11:35 में फिर गैराज के भीतर ही बंद रहे। अब यह आरोप लगता रहा कि हत्या कहीं और की गई और फिर उसे गैराज के भीतर लाकर बंद कर दिया गया, लेकिन गैराज भीतर से बंद था, बाहर कैसे चाबी निकलती, बाहर कैसे लोग निकलते भीतर से बंद करके, यह सवाल तब भी था, आज भी है। अब यह सवाल उठता है कि गैराज के भीतर ही क्यों और किस अवस्था में दोनों मिले थे। हमने कल ही कहा था कि नग्न अवस्था, अर्धनग्न अवस्था, ब्रा खिंची हुई थी, पैंट उतरी हुई थी, गौतम के भी कपड़े खुले हुए थे। तो गौतम और शिल्पी दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों रिलेशनशिप में थे। शिल्पी जैन शहर की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, ब्यूटी क्वीन थी, पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी। तो शिल्पी जैन की पहचान तो यह आपको पता ही है, बिजनेस मैन की फैमिली से, कमला स्टोर्स वालों की बेटी। तो शिल्पी जैन तो छोड़िए, लेकिन गौतम राजद से जुड़े रहने के कारण इतना जाना पहचाना चेहरा हो गया था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पटना के किसी होटल में जा भी नहीं सकता था, ठीक है ना। हाँ, अब फिर क्या स्थिति और परिस्थिति बनी, यह अलग बात है। अब देखिए जो हम आपको बताना चाहते हैं, नाम हम बताएंगे जिसका ब्लड सैंपल लिया गया था, एक ऐसा नाम, हम सबका नाम बता देंगे आज, जिनके जिनके लिए गए हैं सबका बता देंगे। तो जब डेड बॉडी मिली और कपड़े मिले, तो कपड़े देखिए क्या पहन कर रखे थे, क्या सब मिले थे। तो जो कपड़े मिले वह शिल्पी, देखिए बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना तो पड़ेगा, जब आप किसी कांड की तफ्तीश कर रहे हैं तो उसमें जो सलवार पहनी हुई थी, जो रुमाल था, रेड प्रिंटेड टॉवेल था, लेडीज डार्क ब्राउन पैंटी, कत्थई भूरे रंग की पैंटी थी, ठीक है ना। और इसके अलावा प्रिंटेड पुरुषों का अंडरवियर जो गौतम का था, टी शर्ट, फुल पैंट, कुल 10 कपड़े। तो 10 कपड़े में जो अंडरगारमेंट्स थे उसका महत्व ज्यादा था, और उसमें भी जो शिल्पी के अंडरगारमेंट्स है, जो हमने कहा कि गहरी भूरी रंग की पैंटी जो पहनी हुई थी, तो उस पे 2 सीमेन मिले। अब इन 10 कपड़ों को जांच के लिए जब सीबीआई को जांच सौंपी गई, हंगामा इतना बढ़ गया तो इसे हैदराबाद में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहां भेजा गया और वहां इन कपड़ों की जांच शुरू हुई। तो सबसे पहले इन मामलों में क्या खोजा जाता है, आरोप क्या था? आरोप यह था कि पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद मार दिया गया, ठीक है। बलात्कार दूसरों ने किया, गौतम कब्जे से छुड़ाने गया, आरोप यह था। तो जो अंडरगारमेंट्स थे शिल्पी के, उस पैंटी पर 2 सीमेन मिले, 2 सीमेन मिले, बिरे के निशान। तो अब सवाल पैदा यह हुआ कि ये किसके हैं? ये पुरुष के तो थे ही। तो जब मिलान किया गया गौतम के डीएनए से, गौतम के सीमेन से, तो गौतम का और शिल्पी का एक डीएनए तो मिल गया, अच्छा, जो सीमेन था, बिर था, मिल गया, लेकिन जो दूसरा था वह अज्ञात था। तो इसका मतलब एक से अधिक लोगों का संबंध शिल्पी के साथ, एक से अधिक लोगों का संबंध शिल्पी के साथ, और दूसरा कौन, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गया। एक तो चलिए गौतम स्पष्ट थे, अच्छा, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब डेड बॉडी मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो यह बात प्रमाणित नहीं हुई कि शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट के निशान थे। कोई निशान नहीं था, कोई जख्म का निशान नहीं था। ऐसा कहीं नहीं लगा कि कोई जो जबरदस्ती हुई है
या बचने के लिए, भागने के लिए, या आपस में स्कफल कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन बड़ा सवाल, और देखिए जब हम बात कर रहे हैं, ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि आप किसी कांड की तफ्तीश कर रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, ये तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है और जांच रिपोर्ट है कि शिल्पी का सेक्सुअल एक्सपोजर था, यह उनके प्राइवेट पार्ट से मालूम हुआ। ठीक ना, सेक्सुअल एक्सपोजर था। और जो दूसरा सीमेंट था, इसके अलावा कुछ और निशान पैंटी पर दिखाई पड़े, लेकिन जहां जांच के लिए हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर में भेजा गया, दो स्पष्ट थे जो दो अलग अलग थे। अच्छा, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने खोजा कि क्या एक ही व्यक्ति दो अलग बार संबंध स्थापित करेगा, तो क्या दो अलग प्रकार के सीमेंट, दो अलग प्रकार के बिर, दो अलग प्रकार का डीएनए क्रिएट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका आशय यह निकला कि दो लोगों ने, कम से कम दो लोगों ने, लेकिन इस बात के सबूत नहीं मिले कि जो दूसरा सीमेंट है वह पहले का है। यह भी संभव है, यह भी संभव है कि भाई आपने पैंटी को इस्तेमाल कर लिया, उस पर कुछ और निशान थे, लेकिन जब आप डिटर्जेंट से अंडरगारमेंट्स को धो देते हैं और उस पर पुराने सीमेंट का निशान मिलता भी है, तो डीएनए टेस्टिंग में भी आप उसे बहुत स्पष्टता के साथ नहीं कर सकते हैं कि यह और भी है। तो दो मिले, एक इनका एक दूसरा। अब दूसरा कौन, सवाल तो यही उलझ गया। अब दूसरे की पहचान में तमाम साधु यादव पर आरोप लग रहे थे। साधु यादव का कहना था कि मैं तो ठीक है, गौतम मेरा आदमी था, लेकिन जब गौतम लापता हुआ और गौतम के दोस्तों ने मुझसे संपर्क किया तो हमने पटना के आईजी को खोज निकली का, और फिर हमने गांधी मैदान के एसएचओ को कहा, क्योंकि डेड बॉडी कहाँ मिली थी? पटना के गांधी मैदान इलाका में, जहां ग्रामीण एसपी, आगे सीनियर एसपी, उसके पीछे जो फ्लैट था, तो वहां से प्राप्त मिली थी। तो जो दूसरा निशान, अब यह किसका सीमेंट, इस सवाल को सुलझाना सीबीआई के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। आरोप पर आरोप लग रहे थे। तो जितने करीब लोग थे गौतम के, दोस्त या दुश्मन, उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाने लगे। अब किनके लिए गए? आपको हमने बताया कि आज हम सब नाम बताने जा रहे हैं। मनीष के लिए गए। अच्छा, ठीक है ना। जो इस केस को जानते हैं वो मनीष को जान जाएंगे। अच्छा, राकेश के लिए गए। नाम इस क्लोजर रिपोर्ट पे लिखा है। राकेश वही राकेश कुमार मस्करा जो हाजीपुर वाले, हाँ, क्वालिटी आइसक्रीम वाले। अच्छा, क्वालिटी, हाँ, ये भी बता देते हैं। हाँ, बता देते हैं। ठीक है ना। तो वह दोस्त है। ठीक है ना। पंकज के लिए गए। अच्छा, सीबीआई ने इन सबों के ब्लड सैंपल्स लिए, मनीष के, राकेश के, पंकज के, एसपी सिंह के और अशोक यादव के। कौन अशोक यादव? कौन? जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी, जो पटना वाटर बोर्ड का, पटना जल निगम का चेयरमैन हो गया था। अच्छा, साधु यादव के बहुत खास आदमी थे। आपको स्मरण है, आज भी देखिए वह जल मीनार मिडल स्कूल के पास, अच्छा, जहां वह अपने कार्यालय में बैठे थे, और वहां बम मारकर उनकी हत्या की गई थी। तब जब यह घटना कारित हुई थी, जब यह घटना हुई, तब अशोक यादव जिंदा थे, और अशोक यादव बहुत करीब थे गौतम के, तो उनका भी ब्लड सैंपल्स लिया गया पहले चरण में। अच्छा, तो इनके ब्लड सैंपल्स को डीएनए के मिलान के लिए भेजा गया कि कहीं वह जो दूसरा अज्ञात व्यक्ति का सीमेन है, इन लोगों से तो मेल नहीं खाता है। तो इन लोगों से मेल नहीं खाया। तो ये सबके सब बरी हो गए। सबके सब बरी हो गए। लेकिन अब भी सवाल कि अब किसका? तो हमने कहा ना कि यह इतना हाई प्रोफाइल मामला था कि जांच शिल्पी जैन के घर में घुस गई। अच्छा, हाँ, हमने कहा ना कि आपको हम एक नाम बताने जा रहे हैं, और नाम बताने में गुरेज और परहेज इसलिए नहीं है कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में है। ठीक है ना। तो शिल्पी के अपने चाचा, अच्छा, शिल्पी जैन के अपने चाचा पर भी लोगों ने शक कर दिया। अच्छा, जो परिवार के साथ लंबे समय से रह रहे थे, जिनका नाम सजल कुमार जैन। अच्छा, इस
क्लोजर रिपोर्ट में, सीबीआई की जांच रिपोर्ट में लिखा है। हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोल रहे जी, हैं। जी। यदि किसी को दुख हो रहा होगा तो माफी कीजिएगा, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया है इसलिए हमें यह बातें बतानी पड़ रही है। तो शिल्पी के चाचा सजल कुमार जैन जो घर में रह रहे थे, कहाँ घर? पटना के बुद्धा मार्ग में व्हाइट हाउस की बिल्डिंग, ठीक है ना, उनका भी सीबीआई वालों ने ब्लड सैंपल लिया, मांगा। अच्छा और उससे भी हैदराबाद टेस्टिंग के लिए भेजा गया। अच्छा। यह तो कहिए कि संबंधों की पवित्रता बरकरार रही कि वह मैच नहीं किया। पर यह सवाल फिर भी साधु यादव के बारे में हमने बता ही दिया कि साधु यादव ने यह कहकर कि पहले जो आपको मिला है हाँ, उसे कोर्ट में जमा कर दीजिए, फिर हम अपना दे देते हैं। ऐसा न हो हाँ। कि उसके बहाने साजिशन, हाँ साजिशन आप मेरे, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल आदमी हैं, कोई मामला बन तो ये हो गया। हाँ। तो किसी के ब्लड सैंपल्स नहीं मिले और यह मामला सुलझा ही नहीं कि दूसरा सीमेंट किसका था, दूसरा बिल किसका था। मतलब एक से अधिक लोगों के साथ, और चर्चाएं भी होती थी कि शिल्पी जैन के दोस्त सिर्फ गौतम नहीं है। गौतम तो नए नए दोस्त बने थे, अच्छा। लेकिन गौतम इतने मजबूत थे और शादी की बात तक होने लगी थी। हमने बताया ही था कि पहले ये लोग राजगीर गए थे, अच्छा। वहां भी रहे थे। पटना में गौतम कहीं बहुत जगह जा नहीं सकते थे, बहुत जगह जा नहीं सकते थे। और यह वह दौर था जब हमने देखा है कि मौर्या होटल के दरवाजे को लोग लात से खोलते थे, लात से खोलते थे। अच्छा। ठीक है ना। तो ये सब लोग इससे हो गए। अब हुआ कि मौत हुई कैसे? क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगता है ये हमने आपको, क्लोजर रिपोर्ट तब लगाया जाता है जब आरोपों के मुताबिक अपराध कारित हुआ नहीं दिखता है। तो आरोप क्या था? बलात्कार और हत्या। तो हत्या की बात इसमें प्रमाणित नहीं हो रही, नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोई जख्म, कोई चोट, कोई स्खफल कहीं दिखा नहीं कि किसी शरीर के किसी हिस्से में। हाँ। तो अब हुआ कि मौत कैसे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, चूंकि एयर कंडीशन वाली बात हमने आपको बताई थी। लेकिन सीबीआई ने यह देखा, सीबीआई ने क्या देखा? जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे और जिन लोगों से, देखिए, एक एम्स की टीम आई, और एम्स की टीम आई प्रोफेसर टीडी डोगरा के नेतृत्व में। अच्छा। और यह तारीख थी 22 जनवरी 2002। तो उन्होंने पटना में मीटिंग की, पटना मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के साथ, और फिर से जाकर घटना स्थल पर घटना के सीन को, मतलब शिल्पी और गौतम के सब की जब्ती की घटना को उसे रिक्रिएट किया गया। और आरके शाह एक और प्राधिकारी थे जिन्होंने वहाँ पूरा दृश्य, कैसे सूचना मिली, कैसे गैराज खुला, कैसे गाड़ी वहाँ खड़ी थी, किस अवस्था में वहाँ पड़े थे, कितने कपड़े पहने हुए थे, तो यह सब कुछ। तो फिर टीडी डोगरा जो दिल्ली के एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग के एचओडी थे, हाँ। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। और इस रिपोर्ट में क्या कहा? इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी मान्यता है कि यह जो मौत है एल्युमिनियम फॉस्फाइड के कारण हुई है। अब सवाल पैदा हुआ कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड सुसाइड का मामला बन रहा है, तो क्या शिल्पी और गौतम को जहर खिला दिया गया किसी चीज में मिलाकर? और उसकी मात्रा कितनी थी? क्योंकि यह दोनों वर्जन में आता है, टैबलेट भी और लिक्विड भी, ठीक है, और बाजार में सहजता से उपलब्ध हो जाता है। तो ये प्रोफेसर टीडी डोगरा ने माना, और अरविंद कुमार सिंह का भी साइन रिपोर्ट है, कि देखिए, इसे जबरिया नहीं खिलाया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि इसकी गंध इतनी विषैली होती है। अच्छा। हाँ, कि आपको पता, मतलब बिना जानकारी के आप, हाँ भाई, मतलब बिना जानकारी के खाने आप, में डाल दे, पानी में डाल दे, तो वो स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप कर लेंगे। हाँ। और यह 15 मिनट के भीतर काम करना शुरू कर देता है। 70 किलो के वजन वाले व्यक्ति में कितनी मात्रा में काम करना शुरू करेगा जब आप कंज्यूम करेंगे, और 70 किलो से कम वाले, इस बात को भी इस रिपोर्ट में प्रोफेसर टीडी डोगरा ने बताया, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड के बारे में प्रोफेसर टीडी डोगरा की मान्यता थी कि इसे जबरिया नहीं खिलाया जा सकता है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब कंज्यूम किया गया और यह भी कहा गया कि देखिए जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं कि नहीं पता चला हो खाने के बाद, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई, जो सफदरगंज हॉस्पिटल में फिर से एक्सपर्ट से राय ली गई, उसमें यह बात हुआ, उसमें यह रिपोर्ट सामने आई कि यह जो फॉस्फिन होता है, इसमें एक्सपर्ट के मुताबिक जब इसे आप कंज्यूम कर लेते हैं तो 15 मिनटों के भीतर व्यक्ति अपने हाथों को हिलाने तक में सक्षम नहीं होता है। क्योंकि इसका जवाब खोजा जा रहा था कि दोनों अर्धनग्न अवस्था में क्यों मिले। अर्धनग्न अवस्था में क्यों मिले? क्योंकि सुसाइड के केस में तो ऐसा होता नहीं है। हाँ। होता नहीं है। तो क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई है? तो रिपोर्ट में लिखा है, क्लोजर रिपोर्ट में, कि विशेषज्ञों के अनुसार, हमने हिंदी रूपांतरण किया है, विशेषज्ञों के अनुसार इसे लेने के 15 मिनट के भीतर व्यक्ति अपने हाथों आदि को हिलाने में सक्षम नहीं हो सकता है और इसलिए अपने कपड़े नहीं पहन सकता है। विशिष्ट एंटीडोट्स की सबसे बड़ी कमी यह है, मौत आमतौर पर जल्दी होती है और अक्सर शिकार के परिवहन और अस्पताल में भर्ती होने से पहले होती है। फॉस्फिन लहसुन या सरती मछली जैसी विशिष्ट गंध वाली एक रंगहीन गैस है। ये टैबलेट और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। प्रभाव उपभोग पर निर्भर करता है। रोगियों में सब परीक्षा के निष्कर्षों में मुंह और नथुने पर खून से सना झाग और लहसुन जैसी गंध, श्लेष्मा झिल्ली रक्तस्रावी दिखाई देती है। तो और जो बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए सफदरगंज अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट प्रमुख डॉक्टर एलेक्जेंडर खाका के सामने जब इस मसले को रखा गया तो उन्होंने भी अपनी बातें कही कि यह जो है, जब आप कंज्यूम कर लेते हैं फिर इसके कारण जब मौत हो जाती है तो क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां होती है। अब देखिए, सीबीआई ने जो जहां हैदराबाद में जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, मतलब जांच के लिए भेजा गया था, तो उनसे कई सवाल पूछे गए थे। सवाल क्या था? स्पष्टीकरण कि जो पैंटी पर दाग है वह सीमेन है या किसी अन्य प्रकार का दाग है, स्पॉट है। जवाब क्या आया? जवाब यह आया कि हमने विश्लेषण को दोहराया है और पाया है कि जो दाग है, स्पॉट है पैंटी पर, वह सीमेन का ही है, क्योंकि हमने डीएनए अलगाव के लिए डिफरेंशियल लिसिस विधि का उपयोग किया है, जो शुक्राणु कोशिकाओं को छोड़कर, मतलब सीमेन को छोड़कर सभी कोशिकाओं को हटा देती है। यह केवल एक सीमेन का, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद जो का दाग है और अन्य कोई दाग नहीं है। तो अब यह पूछा गया कि यह जो दाग है गौतम का ही है, तो इसकी उम्र कितनी है? मतलब यह तुरंत का, 24 घंटे का, 48 घंटे का, पहले का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित हुआ है। तो कहा गया कि गौतम के सीमेन के अलावा, गौतम का तो एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन जो दूसरा मिला उसकी उम्र कि वह जो दूसरा सीमेन है, मतलब जिस दूसरे व्यक्ति ने सेक्सुअल रिलेशनशिप शिल्पी के साथ बनाया था, वह कब बनाया था, इसे एस्टेब्लिश करना संभव नहीं है। अच्छा। और यदि दाग वाले कपड़े को, जिस कपड़े पर दाग मिला है, जिस पे सीमेन के स्पॉट्स मिले हैं, यदि उसे डिटर्जेंट से, साबुन से जोर से धोया जाता है तो उससे डीएनए को अलग करना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है ना? जांच के दौरान यह सब बातें आई। तो अब देखिए, इस विवाद में आज भी यह केस जो है वह जिंदा है और बातें चल ही रही है। जब कभी बिहार में 1990 से 2005 की घटनाओं की, जिसके कारण बिहार बदनाम हुआ, आज भी बदनाम है, उनकी चर्चाएं होती है, तो उसमें चंपा बिस्वास, शिल्पी गौतम, ठीक है। अब हमारे दर्शकों ने यह भी पूछा कल, जब जिस वीडियो की आपने चर्चा की, कि शिल्पी के भाई की किडनैपिंग हुई थी। हाँ, शिल्पी के भाई की किडनैपिंग हुई थी। अच्छा। लेकिन शिल्पी के भाई की किडनैपिंग
कब हुई? शिल्पी के भाई की किडनैपिंग, देखिए मौत हुई 1999 में। हाँ। 4 साल के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, और सीबीआई ने जब क्लोजर रिपोर्ट लगा दी तो ऐसा नहीं हुआ कि शिल्पी के परिवार वाले उस क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने दी। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा अच्छा। तब जिंदा थे, नितिन नवीन जो अभी मंत्री हैं उनके पिताजी, हाँ। और वे इस मामले में और जांच का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन परिवार वालों ने चैलेंज जरूर किया था। लेकिन सीबीआई की जांच के खिलाफ, क्लोजर रिपोर्ट जमा किए जाने के खिलाफ वह किसी ऊपरी अदालत में नहीं गए कि हाँ इसे री इन्वेस्टिगेट या जांच को हम चैलेंज करते हैं। तो जांच को चैलेंज नहीं किया गया, तो इसलिए यह हम नहीं मान सकते हैं अभी, मतलब जो दस्तावेज है कि जो बाद में वह दौर तो अपहरण का था ही ना, कि जब क्लोजर रिपोर्ट लग गई तो इस मामले में कोई दुश्मन नहीं बचा कि हाँ शिल्पी के परिवार वाले हमको फंसा रहे हैं, हम फंस गए, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो दूसरे कारणों से किडनैपिंग हुई और कुछ ही घंटे के बाद वो छूट कर आ गए थे। अच्छा, मतलब 3 के बाद हुई किडनैपिंग? हाँ, 3 के कहीं, मतलब 3 में नहीं हुई है। हाँ। 1 साल या 2 साल के बाद किडनैपिंग हुई है, वह कहानी भी कभी सुना देंगे। हाँ। तो इसलिए हमको लगा कि जब ये बात चल ही रही है तो ये कहानी भी लाल डायरी के पन्ने से आज अपने दर्शकों को बता दें। मुझे लगता है कि कहानी जरूर पसंद आई होगी, और जो बातें हैं लाल डायरी के पन्ने से हम सुनाते हैं। बिल्कुल, ये मिस्ट्री जो बिहार की एक छवि गढ़ रही है, उसका असलियत, उसकी ये कहानी जो हम जैसे युवाओं तक सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए जरूरी है सर। चॉकलेट खाई हुई थी शिल्पी। अच्छा। जब पोस्टमार्टम हुआ था हाँ। तो उसके पेट में 2 औंस चॉकलेट रंग का तरल पदार्थ था। हाँ। ठीक है ना, तो चॉकलेट खाई थी, मतलब मौत के पहले उसने चॉकलेट खाई थी। यह बात ही बताते हैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। तो इतना गहराई से आपकी तफ्तीश जो हुई, जिस तरीके से आपने इस गोपनीय रिपोर्ट को प्राप्त किया और साझा किया, बहुत ज़रूरी है कि आज का जनरेशन भी इस तरीके से जर्नलिज्म करे, काम करे, और पुरानी मिथ्स और स्टोरीज जो हैं उनको आप तक लेकर आने के लिए हमारे पास क्राइम एनालिस्ट, दशकों का एक्सपीरियंस ऐसे ज्ञानेश्वर सर हैं। एक के बाद एक और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ ही बिहार की हर खबर सबसे पहले आपको लाइव सिटीज पर मिलती है। इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, देखते रहें, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।